नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसान से। हमेशा की तरह बता दें, आज के अंक में भी लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। हमारी सरकार का हर कदम इस ओर बढ़ रहा है कि कृषि के क्षेत्र में विकास हो सके, कृषि के क्षेत्र में बदलाव आ सके और हमारे किसान उससे उन्नत हो सके। बता दें कि नैनो यूरिया भी एक ऐसा ही कदम है। अब नैनो यूरिया किस तरह से बदलाव ला सकता है हमारे किसानों के जीवन में, उनकी खेती के परिवेश में, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी के जरिए। खेत में लगाई गई फसल से अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए किसान समय समय पर जरूरत के हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसी में से एक है यूरिया। फसलों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। सफेद दानों में मिलने वाला ये यूरिया जब फसल में इस्तेमाल किया जाता था तो उसका आधे से भी कम हिस्सा पौधों को मिलता था, बाकी जमीन और हवा में चला जाता था, जिससे मिट्टी और हवा दूषित होती है। इसी समस्या के समाधान में भारत ने नैनो तरल यूरिया का बेहतरीन विकल्प दिया है। इसे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने लॉन्च किया है। भारत नैनो यूरिया लाने वाला पहला देश है। इसे लॉन्च करने के पहले देश भर में करीब 94 फसलों पर 11,000 से ज्यादा कृषि क्षेत्रों में परीक्षण किए गए। इसके बाद मिले सुखद आंकड़ों के बाद इसे किसानों के सामने बिक्री के लिए लाया गया। भारत में मिलने वाली 45 किलो की यूरिया की बोरी के बदले किसान आधा लीटर तरल यूरिया की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो आधा लीटर यूरिया 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। इसकी खास बात यह है कि ये जमीन की जगह पौधे की पत्तियों पर गिरता है। नैनो यूरिया पत्तियों के छिद्रों से अंदर जाता है, इसीलिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेहतर तरीके से होती है और खेत में लगी फसल से बेहतर पैदावार मिलती है। और क्या है इसके फायदे? ड्रोन के साथ नैनो यूरिया और कैसे कारगर साबित हो सकता है, इस विषय पर डॉक्टर शंकर गोयनका से चर्चा की हमारी संवाददाता अदिति शर्मा ने। जब हम बात करते हैं कृषि में बदलाव की, ड्रोन, जैसे मैंने कहा कि हम ड्रोन को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, तो कृषि के क्षेत्र में ड्रोन को शामिल करने की सोच कहां से आई? तो मैम, इफ्को फर्टिलाइजर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने विश्व में पहली बार नैनो यूरिया बनाया, जो कि एक बोरी जो 45 किलो की है उसको 500 ml बॉटल से रिप्लेस करा। तो मैं चूंकि इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत के कई कोनों में, कई राज्यों में, कई गाँव में जब मैं गया और वहाँ जाके मैंने देखा कि एक 500 ml जो बॉटल है वो 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए 125 लीटर पानी लेती है। फिर जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कई ऐसी दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड, फंगिसाइड जो हैं, उनको स्प्रे करने के लिए 150 से 200 लीटर पानी लगता है। तो मुझे लगा ये तो बड़ा वेस्ट भी होता है और सारा चूंकि उस पर पौधों पे नहीं लगता है। इसके साथ एक और बात जुड़ी थी कि बचपन से हम सुनते आए कि जी अमेरिका में कोई आदमी 2,000 एकड़ कर रहा है, कोई 10,000 एकड़ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 5,000 एकड़ कर रहा है, न्यूजीलैंड में 3,000 एकड़ कर रहा है, तो हमारे देश में खेती में क्यों इतना काम नहीं हो? तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ये भी देखा कि भारत में स्प्रेइंग के कई सारे साधन हैं। कोई ट्रैक्टर से छिड़कता है, कोई स्प्रिंकलर से करता है, कोई बैकपैक से करता है। तो फिर जब ड्रोन की बात आई तब मैंने ड्रोन के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया और इफ्को के साथ मिलकर हमने इसको कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे स्प्रे में बेहतर काम करें और कृषि में कैसे उन्नति लाए, उसके ऊपर काम करना शुरू की। तब जब ड्रोन पे आए और ड्रोन पे हमने काम करना शुरू किया तो ये पाया मात्र 10 लीटर पानी में आप 1 एकड़ के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। तो आपने पानी कितना बचा है? 90%। उसके बाद में जब आप ड्रोन से छिड़काव करते हैं तो मात्र 1 एकड़ आप 5 मिनट से 7 मिनट में स्प्रे करते हैं। मैंने देखा कि अमूमन कोई भी किसान है जब वो खेत में छिड़कने जाता है दवाई या फर्टिलाइजर तो उसको एक दिन में 2 से मात्र 2.5 एकड़ कर पाता है। जबकि यदि ड्रोन से आप छिड़काव करें तो आप एक दिन में कम से कम 30 से 40 एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात पानी बचाए। तो कई किसानों ने मुझे कहा कि सर पानी तो हमारे में फ्री मिलता है, हरियाणा का किसान कहता है, यूपी का किसान कहता है। तो मैंने कहा जी पानी तो फ्री है,
पर आज 125 से 200 लीटर पानी ले जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, घोड़ा चाहिए, या आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, आदमी मैन पावर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यहाँ पर लेबर कॉस्ट है, वो तो बढ़ती ही है, तो वो तो सीधे तौर पर लागत हो जाती है जी। और पानी की तो शॉर्टेज होने वाली आने वाली है। तो पानी जब बचा, जब दवाई की बात आई, भारत जो है, भारत के अंदर 63,250 मैट्रिक टन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छिड़के जाते हैं। पर जब आप ड्रोन से छिड़कते हैं तो आप इसके अंदर 25 से 30% मात्रा कम करते हैं जी। यानी आप दवाई अकेली जो 16 से 17,000 टन पर साल आप बचा सकते हैं। किसानों की जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी शुरू से करते हैं कि किसानों की आय डबल हो, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि किसानों का माल से डबल भाव नहीं होगा, खर्चे कम कैसे होंगे? बिल्कुल, जब लागत में कमी आएगी तो सीधे तौर पर आय पर असर पड़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तब होगा। तो जो प्रधानमंत्री जी का विजन है बहुत ही भयंकर विजन है। बिल्कुल। तो मैम इसमें पानी बचा 90%, आपकी दवाई बची 30%। तो फॉर एग्जांपल नैनो जो है आधा लीटर 240 रुपए का आता है, यदि आप 25% कम करते हैं तो आपका 60 रुपया पर एकड़ बचा जी। उसके अलावा आपका समय बचा। दूसरी क्या बात है कि जब आप ड्रोन से छिड़काव करते हैं तो वो पत्तों को साफ करता है जी। जब पत्ते साफ होंगे तो उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, जब फोटोसिंथेसिस बेटर होगा तो वो सन की रोशनी बेटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, जब बेटर एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट हेल्थ बेटर होगा, और यदि प्लांट हेल्थ बेटर होगा तो उसका जो आउटपुट है वो 8% से 15% तक ज्यादा है। बिल्कुल, बढ़वार अच्छी होगी, गुणवत्ता यहाँ पर बहुत बेहतर और आपको हेल्दी अनाज मिलेगा, हेल्दी फ्रूट्स मिलेंगे, हेल्दी आपको सब्जियां मिलेंगी। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो कई हम यहाँ पर कह सकते हैं कुल मिलाकर कि फायदे हैं। यहाँ पर पानी की बचत होगी, आपकी जो दवाइयां हैं, जो खाद आप देते हैं उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ देखिए हमारी जो पौधे हैं, हमारी जो उपज है उसकी गुणवत्ता और बढ़वार दोनों ही यहाँ पर अच्छी तरह से वृद्धि करेंगे। तो ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं पशुपालन से संबंधित। हम सभी जानते हैं गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में हमारे सभी पशुपालकों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन कार्य करें। और जो लोग भैंस पालन से जुड़े हुए हैं उन्हें किस तरह के कार्य करने हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। तापमान में होने वाला इजाफा अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है, फिर चाहे खेतों में लगी फसलें हो या पशु, ऐसे में उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। लापरवाही बरतने पर जहां उत्पादन में कमी हो जाती है, वहीं पशु के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर दिखाई देता है। पशुपालन में अगर बात की जाए भैंस की, तो इन पशुओं को गर्मियों में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि भैंस एक बहुउपयोगी पशु है जिससे हमें कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे दूध, मांस, खाल और कृषि कार्य में सहयोग मिलता है। भैंस से लाभ होता रहे और पशुपालक को नुकसान न झेलना पड़े, इसके लिए समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। भैंसें वातावरणीय गर्मी के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं, जिसका कारण इनकी त्वचा का काला रंग है। इनकी त्वचा में पसीना निकालने वाली ग्रंथियों की सघनता और त्वचा का अधिक मोटा होना है।
इसलिए भैंसों का तापमान नियंत्रण तंत्र शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है। वातावरण में तापमान में वृद्धि के साथ साथ इनके शरीर का ताप भी बढ़ने लगता है, जिससे इनकी खुराक और उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो पशु की शारीरिक क्रियाओं पर नजर रखें, जिससे गर्मी के कारण होने वाले तनाव के बारे में जानकारी मिल सके और समय रहते सही कदम उठाए जा सके। जैसे पशु ज्यादा समय तक खड़ा ना रह पा रहा हो, मुंह खोलकर सांस ले रहा हो, दैनिक खुराक में कमी हो जाना, पानी पीने की क्रिया बार बार दोहराना, मूत्र की सांद्रता का बढ़ जाना, पानी के आसपास पशुओं की संख्या बढ़ना, मुंह से ज्यादा लार टपकना, दूध उत्पादन में कमी होना, पशु के भार में भी तेजी से कमी होना, समय से पहले बच्चे का जन्म होना। इन समस्याओं से बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि पशुओं के आवास और आहार पर खास ध्यान दें। इसके लिए पशु को पोषण युक्त और ताजा आहार दें। पशुओं को चारा देते समय सही समय का चुनाव करें। समय समय पर पानी पिलाते रहें। दूध निकालने के बाद ताजा आहार जरूर दें। पशुओं को छायादार स्थान में बांधें। आवास में गर्मी से बचाव के बेहतर इंतजाम करें। संभव हो तो पशु को दिन में 2 बार नहलाएं। भैंस पालन से भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए इस मौसम में आहार कुछ इस तरह का दें। संतुलित आहार बनाने के लिए 30% दाना जैसे मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा, 32 किलो खली, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल या अलसी की खल, 35 किलो चोकर, गेहूं का चोकर, चना की चूरी, दालों की चूरी, राइस ब्रेन, 1 किलो नमक। संतुलित आहार के अलावा हरा चारा दें। सूखा चारा या भूसा ज्यादा ना दें। ये हरे चारे की तुलना में ज्यादा गर्मी पैदा करता है। पशुपालन में बेहतर सफलता पाने के लिए जानकारियों का होना बेहद जरूरी है। यदि कोई पशुपालक इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र के पशुपालन विभाग से संपर्क करना चाहिए। विभाग से मिली जानकारी के आधार पर व्यवसाय में होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है। साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। वक्त हो चला है नजर डालने का हमारे पशुपालक कैलेंडर पर। तो वर्तमान समय में किस तरह से आप अपने पशुओं का रख सकते हैं ख्याल, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। इस माह से सर्दी की दस्तक शुरू हो जाती है। ऐसे में पशु को ठंड से बचाने के उपाय करें। सर्दी के मौसम में गाय व भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ऐसे में पशु के लिए संतुलित आहार व आवास का उचित प्रबंध करें। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया हो तो करवा लें। बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से घाव को धोते रहना चाहिए व पशु चिकित्सक से सलाह लें। इस समय पशु को एंथ्रेक्स का टीकाकरण भी करवा लें। बकरियों व भेड़ों को PPR का टीका लगवा लें। ठंड से बचने के लिए पशुओं को रोज 25 से 50 ग्राम गुड़ खिलाएं। दुधारू पशुओं को 50 से 100 मिलीलीटर तरल कैल्शियम फास्फोरस पिलाएं। पशु की डिवॉर्मिंग पर ध्यान दें। यदि समय ज्यादा निकल गया है तो डिवर्मिंग करा लें। पशुओं को एसिडोसिस यानी अफरा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा और दाना दें। इस माह में भेड़ पालक ऊन उतरवाने का काम कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए उनके आवास, आहार व स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। पशुशाला को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। हो बिगड़ी मेरी बना दे, हो जय माता दी। डीडी किसान के देवी जागरण में आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। घर में जो पूजा की जाती है उसके अंदर जो है हम जौ रोपते हैं, उसको देखकर ही कि फसल कैसी होगी उसका संकेत जो हमें जौ के बोने से मिल जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 2023 को मोटे अनाज के नाम कर दिया। इसमें ये सारी मिठाइयाँ बना करके हमने भी एक छोटी सी आहुति दी है। आज इस मोटे अनाज की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत पौष्टिक आहार है। डीडी किसान का देवी जागरण देखिए नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम सोमवार और मंगलवार रात 8:30 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक प्रगतिशील किसान से, जिन्होंने अपनी नई सोच, अपनी कड़ी मेहनत से एक नया ही मुकाम हासिल किया है और दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं ताकि वो भी कुछ अलग करके एक नया आयाम हासिल कर सके। आइए मुलाकात करें हमारे सफल किसान से हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। आज किसान कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सीमित क्षमताओं को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। उनके ये प्रयास और उनसे मिली सफलता बाकी किसानों को भी नया करने की प्रेरणा दे रही है। लहलहाते खेतों के बीच चहलकदमी करते ये है किसान परमजीत सिंह, जिन्हें इनकी मेहनत और अलग खेती करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का लंबा दौर जिया है। वो बताते हैं कि पहले उनके परिवार में पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। परमजीत बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तभी से खेती किसानी में अपनी सेवाएं देने लगे थे और बचपन से खेतों में समय गुजारने के कारण परमजीत को खेती से लगाव होने लगा। लेकिन वो खेती में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कम संसाधन में भी अच्छा मुनाफा लिया जा सके। इसके लिए परमजीत ने बदलते वक्त के साथ खेती के तरीकों में भी बदलाव किया और पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जियों की खेती व बागवानी करने लगे। क्योंकि सर जो पुराना समय है, जो ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, खेती तो हम करते थे लेकिन जो रवायती फसल है उसमें इतना मुनाफा भी नहीं हो पाता था। बड़ी मंदे हालात थे उस टाइम के, तो उस समय हमने बड़ा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में। उसके साथ साथ खेती भी करते थे, लेकिन उस समय ऐसे हालात थे कि हम एक जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, 2.5 किलोमीटर हमारा स्कूल दूर था जी। तो हम सोचते थे कि अगर साइकिल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उस पे जाके जल्दी आ सकते हैं। लेकिन हालात ऐसे थे, वो भी नहीं था किस्मत में। तो खेती करते करते जो नया रेवोल्यूशन आया है उसके चलते फिर हमने भी खेती को चेंज किया और नई तकनीक से खेती करने लगे। उसमें सब्जी भी लगाई है। पहले बहुत गोभी वगैरह, आलू की हम खेती करते थे। तो जब से फिर हमने खेती का काम पूरे अपने उससे किया है, तो फिर इसको चेंज किया है और नई नई तकनीक से हमने खेती की है। हर तरह की मशीनरी का हमने प्रयोग किया है। समय बीतता गया, नफा नुकसान लगा रहा, लेकिन उनकी मेहनत तब ज्यादा रंग लाई जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। हालांकि शुरू में एक छोटे से हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की, लेकिन इससे जो मुनाफा मिला उसने परमजीत के लिए सफलता के नए द्वार खोल दिए। आज परमजीत करीब 10 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग किस्में लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई फसल के लिए कैसे बाजार तैयार किया और कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए जानते हैं उन्हीं से। और ये हमारी एक हिमाचल में मुंह बोली बहन है जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ। मैंने 1 एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था। तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। पहले तो लगाई, हमने स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियाँ लगती हैं चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है। उसमें मेरे को बहुत फायदा मिला है, क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है, तो उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी स्ट्रॉबेरी का, और लड्डू और बर्फी भी बना के सेल किए हैं। और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे। स्ट्रॉबेरी भारत की जलवायु में ठीक से तालमेल बिठा सके, इसके लिए स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। परमजीत जी किन किस्मों को लगाते हैं, आइए जान लेते हैं। हम हिमाचल से जो पुराना पौधा है उससे पौधा तैयार होता था, वो लगाते थे। उसकी प्रोडक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी,
और कम भी रहती थी। तो धीरे धीरे हमें भी जैसे जैसे काम करते आ रहे हैं तो पता चलता आ रहा है। तो फिर हमने जो इसका वैसे ये बाहर की वैरायटीज है, बाहर की फार्मिंग है, और इसका जो पौधा है वो भी कैलिफोर्निया अमेरिका से और इटली वगैरह से आता है, जो हम वहाँ से मंगवाते हैं। पूना की एजेंसियाँ हैं 2-3, एक प्लांट पैराडाइज है, जैन ट्रेडर्स वाले हैं, त्योर हैं 2-3, वो बाहर से मंगवाते हैं मदर प्लांट। तो मदर प्लांट उनसे लेके 70 रुपये प्रति प्लांट के हिसाब से हमें वो मदर प्लांट मिलता है। उसको हम प्लांटेशन करवाते हैं हिमाचल में। टोटल इसकी जो पूरे संसार में वैरायटीज हैं वो तो 7 और 8 के करीब हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी, जो अर्ली वैरायटी है, नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती हैं, 10-20 रुपए का फर्क रहता है। लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज़्यादा कम है। जो कैमरोज है या एसए है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है। परमजीत जी आज जिस मुकाम पर हैं, वहाँ बागवानी विभाग का काफी सहयोग रहा है। वो बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने हर कदम पर साथ दिया। वहीं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी मदद की। आज आलम यह है कि परमजीत सिंह का उदाहरण देकर बागवानी विभाग काफी किसानों को भी आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का ब्लॉक का, उसमें एचडीओ है जुबराज भारद्वाज, उसने हमें इतना मोटिवेट किया है। उसने हमें बताया कि आप ये खेती करो, आपको इसमें ये मुनाफा है, तो इसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी। कि वो आगे जो 4-5 और मेरे गांव के लड़के हैं वो भी जैसे मशरूम वगैरह या स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहते हैं, उनकी हेल्प के लिए भी जुटे हुए हैं। बढ़िया है जी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमें बढ़िया मिला है। 5 साल से जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने 1 एकड़ से ½ एकड़ से स्टार्ट किया था काम। उसके बहुत सी प्रॉब्लम आई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की आई दिक्कत, उसके बाद लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई। ये इनकी फैमिली का और इनके जो गाँव का वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम रहा, उनका साथ रहा है, उसकी वजह से जो ये हैं आज इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। आज उन्होंने 10.5 एकड़ लगाई हुई है। लास्ट टाइम जो इन्होंने 4.5 एकड़ लगाई थी, तो इन्होंने बोला इनका टारगेट जो है 25 एकड़ तक लगाने का ये स्ट्रॉबेरी का है। 2015 से मैं इनके टच में आया हूँ, तब से मैं लेके आज तक इनको जो हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनको बुलाते हैं। जैसे कैंप लगाते हैं इनके गांव में, जैसे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और गांव के जो फार्मर्स हैं उनको इस हॉर्टिकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए ये उनको उत्साहित कर रहे हैं इस टाइम। और हमारे साथ हर साल 1-2 फार्मर इनकी वजह से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं। आज परमजीत सिंह जी ने अपने कृषि के दायरे को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वो ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी तो बाकी सीजन में अंतर फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हो भी क्यों ना, इसी खेती ने आज उनके कई सपने साकार कर दिए हैं। ये थे हमारे सफल किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप इनसे जरूर प्रेरित होंगे। और इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आप तक पहुंचा दें। हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।